गुड मॉर्निंग क्लास। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर हमारी नेक्स्ट टर्म है सेल्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब गुड्स परचेज किए जाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है परचेजेस। अब जो माल आपने खरीदा उसे बेचेंगे या तो बनाकर या ऐसे ही बेचेंगे, तो उसके लिए जो टर्म अकाउंटिंग में यूज होती है उसे हम सेल्स कहते हैं। द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड किससे जुड़ी हुई है और यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स। ये याद रखिएगा, गुड्स यानी माल। फिर वही बात, एक बच्चे ने पूछा कि मैम अगर हम कोई एसेट बेचते हैं, बिल्डिंग, लैंड, तो वो भी तो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए सेल्स वर्ड क्यों नहीं आएगा? हमारी अकाउंटिंग में उसके लिए सेल्स वर्ड नहीं आता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अकाउंटिंग में सेल्स वर्ड आता है गुड्स, जो आपका काम है, जो आपका ऑपरेशन है, उसके अंदर जो आप देते हैं, बेचते हैं, उसके लिए सेल्स वर्ड यूज होता है। दीज गुड्स में बी परचेज्ड फॉर रीसेल। ये वो माल है जो आपने खरीदा था रीसेल करने के लिए, या मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज, या आपने माल को बनाने के लिए खरीदा था और फिर बेचना है। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों आती हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश दे आर टर्म्ड एज कैश सेल। जब कैश में बेचोगे तो कैश सेल, जब उधार बेचोगे तो क्रेडिट सेल। तो ये है सेल्स। इसको कंफ्यूज नहीं करना। सेल का मतलब जो एक मशीन सेल्स, तो भी सेल्स वर्ड होगा? नहीं, सेल्स वर्ड सिर्फ यूज होता है माल को बेचने पर, गुड्स को सोल्ड करने पर। नेक्स्ट टर्म आता है आपका सेल्स रिटर्न। आपने मतलब बिजनेस ने, यहाँ आपका मतलब होगा बिजनेस। बिजनेस ने माल बेचा। सपोज बिजनेस ने रहीम को माल बेचा। अब रहीम को वो माल पसंद नहीं आया, या ठीक नहीं था, या डिफेक्टिव था, वो वापस भेजेगा। तो बिजनेस अपनी बुक्स में क्या कहेगा? बिजनेस कहेगा कि मेरे पास बिका हुआ माल वापस आया। दैट इज सेल्स रिटर्न। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर, जिसने परचेज किया था, आर टर्म्ड एज द, उसे हम क्या नाम से जानते हैं? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्यों कहा? क्योंकि इन यानी बिजनेस के अंदर आया है, इसलिए इसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या मैंने बताया आपको? काम, जो भी बिजनेस का जो काम है। सपोज कीजिए एक बिजनेस है जिसका काम है लकड़ी खरीदकर फर्नीचर बनाना और बेचना, तो उसको बेचने से जो पैसा आता है उसे रिवेन्यू कहेंगे। एक बिजनेस है, किसी की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो किराए पर ट्रक, गाड़ियां, ये सारी चीजें किराए पर, रेंट पर देते हैं। तो उसको देने के बाद उसके पास जो रेंट जो देता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको जब वो रेंट पर देता है तो जो पैसा उसको मिलेगा वो उसके लिए रिवेन्यू है। यानी आपका जो काम है, वो आप चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, तो जो काम आप करते हो उसको करने के बाद जो पैसा आपके पास आता है in the form of commission, in the form of sales, ठीक है, वो हमारा revenue from operation कहलाता है। revenue from operation means revenue earned by an enterprise, firm या company, किसी भी के द्वारा जो revenue earn किया गया है from its काम, from its operating activities. The term is defined in Schedule 3 of the Companies Act 2013. ये चीजें आपको अभी समझ नहीं आएंगी, बस आप इसकी ये 2 लाइनें याद करके रख लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है। अगली टर्म आती है हमारी गुड्स। गुड्स क्या चीज है? गुड्स मैंने अभी बताया माल, राइट। जैसे एक फर्नीचर के लिए लकड़ी उसके गुड्स हैं, एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री के लिए, यानी शर्टें, ड्रेसेस बनाने वाली के लिए कपड़ा, उसका जो रॉ मटेरियल है वो गुड्स है। ठीक है। अगर कोई स्टील के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है तो स्टील उसका रॉ मटेरियल जो लिएगा, जिससे बर्तन बनाएगा, वो उसका गुड्स है। गुड्स आर द फिजिकल आइटम, फिजिकल दैट यू कैन सी, ऑफ ट्रेड करने के लिए, दैट आर परचेज्ड टू बी सोल्ड, जो आप खरीद रहे हैं बेचने के लिए, रखने के लिए नहीं, वो चीजें जो है वो गुड्स हैं। द
term applies to all the items making up the sales or purchase of a business. ये टर्म जो है गुड्स यूज होती है उन सब आइटम्स के लिए जो आप खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, दोनों के लिए. गुड्स परचेज्ड, गुड्स सोल्ड. स्टेटिंग डिफरेंटली, दे आर द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज. अब यहां तक आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये आपको बाद में समझाया जाएगा. स्टॉक इन ट्रेड में ये पॉइंट्स मैं आपके क्लियर करूंगी. बस आप ये देख लीजिए, गुड्स वो चीज होती है जो हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए या जिनको हमने खरीदा है और फिर उसको बेच देंगे, वो चीज गुड्स कहलाती है. ठीक है. अब आता है यहां पर एक चीज लिखी है, दे आर द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद द पर्पस ऑफ सेलिंग. For an enterprise dealing in home appliances such as TV, AC, etc. are goods, and for stationery is goods. Example समझाया मैं कि किस तरह के बिजनेस के लिए क्या गुड्स है. मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, एक कंप्यूटर का बिजनेस करने वाले के लिए कंप्यूटर्स खरीदना और बेचना उसका काम है, तो कंप्यूटर्स गुड्स हैं. लेकिन अगर एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, वो अपने बिलिंग के लिए या अपने यहाँ रिकॉर्ड के लिए कंप्यूटर, उसने एक पीसी खरीदा, तो वो कंप्यूटर उसकी एसेट होगी, बेचने के लिए नहीं खरीदा, वो उसने इस्तेमाल करने के लिए खरीदा, बिजनेस पर्पस के लिए. तो वो चीज जो हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए, दैट इज गुड्स. ठीक है. अगली आइटम आती है बेटा हमारी स्टॉक या इन्वेंट्री. स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात है बेटा. अब स्टॉक क्या चीज है? स्टॉक बेसिकली इज अ टेंजिबल एसेट दैट यू कैन सी एंड टच, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, जो बिजनेस के पास है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल. अब ये चीज तब समझ आएगी जब बेस समझ आएगा कि स्टॉक हमारे बिजनेस में 3 तरह का होता है बेटा. एक रॉ मटेरियल, एक सेमी फिनिश गुड्स और एक फिनिश गुड्स. ठीक है. इसको मैं आपको अपने तरीके से समझाती हूँ, फिर इसकी आप अपने आप रीडिंग कर लीजिएगा क्योंकि इसके नीचे ये स्टॉक जो है, ओपनिंग, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वो सारी चीजें हैं. इसको मैं समझाती हूँ अभी. ये क्लास स्टॉक और इन्वेंट्री को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2018 तक का आपका एक अकाउंटिंग ईयर है. फिर अगला अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल यानी इससे अगले दिन 2018 को शुरू होगा और 31 मार्च 2019 को कंप्लीट होगा. ये आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है. फिर 1 अप्रैल 2019 को शुरू होगा और 31 मार्च 2000. इस तरह से अप्रैल टू मार्च अकाउंटिंग ईयर आगे चलते जाएंगे. और हम जो अपने बिजनेस के रिजल्ट्स हैं वो हर साल के एंड में निकालते हैं, यानी 31 मार्च को. इस साल का 31 मार्च 2018, इसी का 31 मार्च 2019 को. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज इस बिजनेस में आपने 100 मीटर कपड़ा खरीदा शर्ट बनाने के लिए. आपने बनाया, बेचा और खरीदा और बनाया, कपड़ा बनाकर बेचा. ये प्रोसेसिंग आपने कई बार करी. ठीक है. जब साल खत्म हुआ तो आपने देखा कि आपके पास 15 मीटर कपड़ा बचा हुआ है, 5 शर्टें पूरी बनी हुई बची हुई हैं जो नहीं बिकी हैं, और 15 शर्ट ऐसी हैं जो सेमी फिनिश्ड हैं, यानी वो पूरी तरह से सिली नहीं है, आधी सिली हुई हैं. तो जब एंड ऑफ द ईयर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या स्टॉक लाइंग है, कितना माल बचा है जो बिका नहीं है. जो बिका नहीं है उसमें रॉ मटेरियल, क्योंकि ये सिर्फ कपड़ा है, ये पूरा बनी हुई शर्टें बची हैं हमारे पास जो अभी नहीं बिकी हैं, ये फिनिश गुड्स कहलाएगा. और जो आधा बना है उसे हम सेमी फिनिश गुड्स कहते हैं, यानी शर्टें बनी तो हैं लेकिन पूरी नहीं है, ये पूरी शर्टें नहीं बनी हैं, हाफ सिली हुई हैं, तो ये सेमी फिनिश. तो बिजनेस के अंदर एंड ऑफ द ईयर 3 तरह का स्टॉक लाइन करता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स. सेमी फिनिश गुड्स को हम वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं. ठीक है. क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं. अब जो ये क्लोजिंग स्टॉक है
जब हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा तो हम कहेंगे ना, हाँ भी पिछले साल का क्या क्या बचा है वो दिखाओ। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के ओपनिंग में, ये साल की शुरू है, ये वाला ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बन जाता है। तब हम कहेंगे 2018 और 19 में ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये वाला 15 मीटर कपड़ा, 5 शर्टें पूरी बनी हुई, 15 शर्टें आधी बनी हुई, ये स्टॉक है 3 तरह का। फिर यहाँ पर हम कच्चा माल और खरीदेंगे, यानी कपड़ा और खरीदेंगे, प्रोसेसिंग होगी, माल बनाएंगे, बेचेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे कि 31 मार्च को कितना स्टॉक बचा, कितना बिक गया। फिर जो ये क्लोजिंग है अगले साल के लिए फिर ओपनिंग बन जाएगा हमारा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। एक प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है। और 3 तरह के स्टॉक होते हैं, ये मैंने आपको बताया। कईयों के पास 3 तरह के हैं, कईयों के पास एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि जो माल बना बनाया खरीद कर बेचते हैं उनके पास तो फिनिश गुड्स ही होंगे। जो माल बनाकर बेचते हैं उनके पास हो सकता है रॉ मटेरियल बच जाए, कुछ आधा बना बच जाए, तो वो चीज हमें ध्यान से देखनी है। तो ये है हमारा स्टॉक का। तो इस तरह से आपने स्टॉक या इन्वेंट्री में 2 चीजें ध्यान रखनी है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्या है। ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने अभी आपको समझाया। फिर स्टॉक में या 3 तरह का है, एक है आपका रॉ मटेरियल वाला, एक है फिनिश गुड्स वाला, जैसे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये है स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, जिसमें फिनिश गुड्स आ जाता है। तीसरा है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, यानी सेमी फिनिश गुड्स, जो अभी पूरे नहीं बने, आधे बने हैं। और जितना भी स्टॉक है वो हमारी एसेट है, बिजनेस की एसेट है, और बिजनेस की बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में दिखाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट ट्रेड रिसीवेबल्स। ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या चीज है? यस क्लास, अब हमारी अगली टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड क्या है? आप जानते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जब हम माल खरीदते और बेचते हैं, बेचने में पैसा रिसीवेबल लेना है, तो इसका मतलब ये सेल की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर ट्रेड पेबल है तो इसका मतलब बिजनेस पैसा देने की बात कर रहा है। तो बिजनेस के अंदर एक टर्म यूज होती है ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी ट्रेड के अंदर जो पैसा लेना है, लेंगे कब? जब हम माल को बेचेंगे। और देना कब है? जब माल हमने खरीदा है। तो ट्रेड रिसीवेबल को समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इसको रीड करेंगे। ये एक बिजनेस है। बिजनेस ने उधार माल बेचा राम को। राम एक हमारा कस्टमर, बिजनेस का कस्टमर है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा 50,000 रुपए का, ठीक है। तो बिजनेस की जो बुक्स है, ये मैंने बुक बनाई, बिजनेस की बुक्स में जब अकाउंटिंग की जाएगी तो राम जो है वो क्या कहलाएगा? डेटर। राम क्या कहलाएगा? तो डेटर इज अ पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो ₹50,000 के डेटर्स कहलाएंगे इसकी बुक्स में, ठीक है। अब ये राम जो है, डेटर जो है, माल पैसा देगा बिजनेस को, लेकिन कब देगा ये नहीं पता है। तो बिजनेस अपने आप को सेफ और सिक्योर करने के लिए राम से कहता है, यानी जो डेटर है, डेटर कौन है? राम। राम से कहता है कि मुझे इसमें से कुछ अमाउंट का टाइम फिक्स कर दे कि इतना पैसा इस डेट को दे देना। जब इस 50,000 के जो डेटर्स थे, इस 50,000 के डेटर्स में से बिजनेस ने राम से कहा कि मुझे 30,000 रुपए तू एक निश्चित समय पर दे दे, इस बात का प्रॉमिस कर। तो इस 50,000 रुपए में से 30,000 रुपए का एक प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज हम इसको बोलते हैं, ये चेक की तरह होता है, जिस पर राम के साइन लिए जाएंगे कि राम एक 30,000 रुपए 2 महीने बाद, 1 महीने बाद दे देगा। तो बेसिकली 50,000 रुपए लेने तो राम से है, लेकिन वो कब देगा इसके लिए टाइम फिक्स नहीं था। तो अब टाइम की मिल जाए समय पर पैसा, इसके लिए बिजनेस ने इस 50,000 में से 30,000 का एक कागज के टुकड़े पर प्रॉमिस ले लिया। इस कागज के टुकड़े को हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं। BR, बिल बनाया, बिल की शेप का, रिसीवेबल मतलब लेना है, निश्चित समय के बाद निश्चित अमाउंट देना है। और अगर ये पैसा निश्चित समय पे नहीं देगा तो कोर्ट में भी जा सकता है बिजनेस, लेकिन अगर डेटर के केस में वो कोर्ट में नहीं जा सकता,
इसलिए हर बिजनेस अपने आप को सेव करने के लिए जो डेटर्स होते हैं जिनसे पैसा लेना है उनसे एक प्रॉमिस ले लेते हैं एक टाइम और अमाउंट का, जिसको बोलते हैं BR, बिल्स रिसीवेबल या बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस 50,000 रुपए में से बिजनेस ने 30,000 का तो प्रॉमिस ले लिया, या उसे ऑर्डर भी कर सकता है कि मुझे इस डेट को इतना पैसा दे दे, उसके साइन भी ले लिए। तो इस टोटल डेटर्स में से 30,000 के तो BR बन गए और बाकी के डेटर्स कितने बचे? बैलेंस 20,000। बैलेंस डेटर्स कितने बचे? 20,000। अब कंसेप्ट आता है कि ये डेटर्स में से ही BR बने। अब हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये डेटर्स जो थे 50,000 के लिए, ऐसे तो ये बचे हुए डेटर्स हैं, ये डेटर्स है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी ट्रेड में हमने जो पैसा लेना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से BR प्रॉमिस का पैसा जो टाइम और वो सब फिक्स है, बिल्स रिसीवेबल के नाम से कितना है? 30,000। ये रहा आपका BR। और जो बचा हुआ जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब वो दे देगा वो कहलाते हैं डेटर्स। तो डेटर्स थे 20,000 के। इट मीन्स आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स वो अमाउंट है जो डेटर्स और BR से लेना है, इन दोनों का सम जो होता है वो कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स BR कहाँ से जनरेट होते हैं? आपके जितना आपने उधार माल बेचा था, जो ये डेटर्स थे, जब भी इसमें से जनरेट हुआ BR, बचा हुआ क्या कहलाएगा? बचे हुए डेटर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर हमें इन्हें एक साथ बात करनी है तो हम क्या कहेंगे? ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस BR। तो हमारा कंसेप्ट क्या था? ट्रेड रिसीवेबल्स। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल, ये वो अमाउंट है जो लेना है फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। अगर आपने माल बेचा है या आपने सर्विसेज दी हैं, रेंडर्ड मतलब दी हैं, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी जो बिजनेस का काम है। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो अमाउंट है जो हमें कस्टमर से लेना है, ड्यू फ्रॉम द कस्टमर ऑफ द बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल इज अ सम। ट्रेड रिसीवेबल सम मतलब टोटल है। सम टोटल किसका टोटल है? डेटर्स एंड BR का। मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी बना के दिया, प्लस कर देंगे तो ये ट्रेड रिसीवेबल बनता है। अब BR क्या है वो मैंने आपको समझाया। डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी। डेटर एक व्यक्ति भी हो सकता है या एक बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को भी माल बेच सकता है। हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज, जो कर्जदार है अमाउंट के लिए एंटरप्राइज को देने के लिए, अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। जो बिजनेस ने उन्हें उधार माल बेचा था, खरीदने वाला उसको वो पैसा देने के लिए लायबल है। गुड्स व्हेन सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, जब उधार माल बेचा जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ डेटर। तो उस व्यक्ति को डेटर कहते हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल में समझाया। बिकॉज ही ओज दैट मच अमाउंट टू द बिजनेस। BR क्या है? BR मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका दूसरा नाम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, जिसको स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है बाय द डेटर। डेटर वो व्यक्ति है जिसने पैसा देना है बिजनेस को, या बिजनेस ने जिससे पैसा लेना है। डेटर एक्सेप्ट करता है द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। मैंने दो बातें बताई थी कि कितना पैसा किस डेट पर दे देगा, इस बात को वो एक्सेप्ट करता है और प्रॉमिस करता है देने का। तो उस कागज के टुकड़े पर जहां पर ये बात लिखी जाती है उसका नाम बिल्स रिसीवेबल या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो ये कहाँ से आएगा? डेटर्स में से आएगा। ठीक है, ये अब आप पढ़ लीजिएगा, इसको भी सेम मीनिंग है इसका। अब हमारा नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या चीज है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए क्लास, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आलोक एंटरप्राइज है। आलोक एंटरप्राइज ने, ये सियाराम एक बिजनेस है, सियाराम से उधार माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब माल किसके पास आ रहा है? आलोक के पास। सियाराम क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो सियाराम जो है ये तो बेच रहा है और ये जो है ये खरीद रहा है। अब हम अगर आलोक एंटरप्राइज की बुक्स में एंट्री करें तो आलोक एंटरप्राइज को सियाराम को पैसा देना है,
तो इसकी बुक्स में सियाराम क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। ठीक है, लेकिन अगर सियाराम की बुक्स में अकाउंटिंग करनी है तो सियाराम ने तो माल बेचा, तो सियाराम को पैसा लेना है किससे? आलोक से। तो सियाराम की बुक्स में आलोक डेटर बन गया, यानी इसने पैसा लेना है तो डेटर, कौन डेटर है? आलोक। अब आलोक की बुक्स में आलोक ने पैसा देना है सियाराम को, तो सियाराम क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर वो है जिससे बिजनेस ने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पर और उसे पैसा देना है। ठीक है, ये कहलाते हैं क्रेडिटर्स। यस क्लास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आलोक एंटरप्राइजेस ने सियाराम से 70,000 रुपए का माल खरीदा। तो इसका मतलब आलोक को सियाराम को 70,000 रुपीज देना है, तो 70,000 के क्रेडिटर हो गए सियाराम। अब सियाराम जो है वो भी बड़ा स्मार्ट है, उसने कहा कि इस 70,000 में मुझे एक एक्सेप्टेंस दो कि तुम मुझे इसमें से 40,000 रुपये किस डेट को दोगे। तो एक कागज के टुकड़े पर जब लिख दिया जाता है कि इतना अमाउंट, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ये आपस में एग्रीमेंट के साथ होता है, किस डेट को दिया जाएगा। तो 70 में से 40,000 का तो फिक्स हो गया, पेमेंट का अमाउंट भी और टाइम भी, लेकिन बाकी जो बचा 30,000 उसका अभी फिक्स नहीं है। लेकिन आलोक को ये दोनों पेमेंट्स करनी है। ये पेमेंट कहलाएगी बिल्स पेबल के नाम से, ये पेमेंट कहलाएगी क्रेडिटर्स के नाम से। इसमें टाइम फिक्स नहीं है कब देगा, लेकिन इसमें फिक्स कर दिया। तो हमारे यहाँ कंसेप्ट आया ट्रेड में पेबल। इस ट्रेड के लिए कितना देना है आलोक को बिल्स पेबल का देना है 40,000 और क्रेडिटर्स के नाम से देना है 30,000। तो टोटल कितना देना होगा? तो यस क्लास, तो ट्रेड पेबल कितना हुआ? बिल्स पेबल का 40,000 और बैलेंस क्रेडिटर, ये क्रेडिटर बचे, तो इन दोनों का सम कहलाता है ट्रेड पेबल विच इज 70,000। राइट, तो आप अब इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड पेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेड पेबल इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ये लाइन यहाँ लिखी है, इट इज द सम टोटल ऑफ ये वाली लाइन जो है, और इसको अलग अलग समझाया हुआ है। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली टर्म्स करेंगे, कोस्ट और आगे की जितनी भी टर्म्स बाकी हैं। थैंक यू बेटा।